दर्जी नंद की कमाई खाने वाली दो भाभियां। आनंदी बेटा, मेरे पास अब ज्यादा समय नहीं बचा है। तेरे पिताजी के जाने के बाद मैंने तुम तीनों को बहुत मुश्किलों से पाला है। मुझे दुख है कि मैं तुम तीनों के लिए कुछ भी नहीं कर पाई, लेकिन आनंदी, अब तुझे ही अपने इन दोनों छोटे भाइयों को संभालना होगा। तू मुझसे वादा कर, तू इनका अच्छे से ख्याल रखेगी। माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ, मैं अजय और विजय का अपने से ज्यादा ख्याल रखूंगी। आनंदी के इतना बोलते ही माला अपना दम तोड़ देती है। अब घर और अपने दोनों छोटे भाइयों की जिम्मेदारी 15 साल की आनंदी पर आ जाती है। अपने घर को चलाने के लिए और भाइयों को पढ़ाने के लिए आनंदी अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ देती है। आनंदी की माँ एक दर्जी थी, जिस वजह से आनंदी को भी दर्जी का काम आता था, इसलिए आनंदी भी अब दर्जी का काम शुरू कर देती। आनंदी लोगों के दिन रात कपड़े सिलती और अपने भाइयों को पढ़ाया करती है। दीदी, मुझे स्कूल की बुक्स लानी है, इसलिए मुझे 5,000 रुपए की जरूरत है। क्या 5,000? लेकिन मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगी? अजय, तुम तो जानते हो ना मेरी दिन भर में कितनी ही कमाई हो पाती है। इस कमाई में मुझे घर का खर्चा और तुम दोनों की पढ़ाई का खर्चा निकालना होता है। मैं तुम्हें 5,000 रुपए कहाँ से ला कर दूं? मुझे नहीं पता दीदी, आप मुझे कहीं से भी 5,000 रुपए ला कर दो। अगर मैं बुक्स स्कूल नहीं लेकर गया तो मेरी मैम मुझे क्लास में नहीं बैठने देंगी। आप यही चाहती हो क्या, मेरी पढ़ाई का नुकसान हो जाए? अगर आज माँ और पिताजी जिंदा होते तो मुझे बुक्स के पैसों के लिए आपसे भीख नहीं मांगनी पड़ती। आपने तो माँ से वादा किया था ना कि आप हमारा ख्याल रखोगे, और आप ये ख्याल रख रही हो हमारा कि मुझे बुक्स के लिए भी पैसे नहीं दे सकती हो। ऐसा नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। रुको, मैं तुम्हें 5,000 कहीं से लाकर देती हूँ। अपने भाई की ऐसी बातें सुनकर आनंदी अपनी एक सोने की चेन को गिरवी रख देती है और पैसे लाकर अजय को दे देती है। ये लो अजय, 5,000 रुपए। तुम अपनी पढ़ाई की फिक्र मत करो, जब तक तुम्हारी बड़ी बहन है तुम्हें किसी भी चीज की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। बस तुम मन लगाकर अपनी पढ़ाई करना। आनंदी अपनी सोने की जो चेन होती है उसको गिरवी रखकर अजय को पैसे लाकर दे देती है, लेकिन अजय उन पैसों से बुक्स लेने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर पार्टी करता है। अजय की तरह उसके छोटे भाई विजय भी ऐसा ही होता है। क्या हुआ विजय, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? दीदी, मेरे दोस्त घूमने के लिए बाहर जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास उनके साथ जाने के लिए पैसे ही नहीं हैं। मेरा बहुत मन है उनके साथ घूमने जाने का। विजय, कितने पैसे चाहिए तुम्हें? दीदी, मुझे 2,000 रुपए की ज़रूरत है। आनंदी जल्दी से लाकर अपनी सिलाई की गई कमाई को लाती है और उन पैसों को विजय को दे देती है। ये लो विजय, 2,000 रुपए। अब तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकते हो। थैंक यू सो मच दीदी। विजय अपनी बहन के लिए गए पैसों से घूमने की बजाय अपने दोस्तों के साथ मिलकर ड्रिंक स्मोक करता है। आनंदी को हमेशा ही लगता था कि उसके दोनों भाई पढ़ाई कर रहे हैं और एक दिन वो बड़े होकर आनंदी की जिम्मेदारी और इस घर की जिम्मेदारी को संभालेंगे, लेकिन आनंदी की सोच गलत होती है। बल्कि आनंदी के दोनों भाई उसके मेहनत से कमाए गए पैसों पर ऐश करते हैं। आनंदी दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर अपना घर चलाती थी। ऐसे ही आज आनंदी के दोनों भाई बड़े हो जाते हैं, लेकिन बड़े होने के बावजूद भी आनंदी के दोनों भाई घर की एक भी जिम्मेदारी को नहीं संभालते और एक जगह पड़े रहते हैं। अजय और विजय, अब तुम दोनों बड़े हो चुके हो। अब तुम दोनों को ही इस घर की जिम्मेदारी को संभालना है। तुम दोनों जॉब कब करना शुरू करोगे? दीदी, अगर आप काम करने वाली हो तो हमें काम करने की क्या ज़रूरत है? आप हो तो हमारा और इस घर का खर्चा चलाने वाली। हाँ दीदी, जब तक आप हो तो हमें किस बात की फिक्र। अपने दोनों भाइयों की ऐसी बात सुनकर आनंदी मन ही मन सोचती है, ये क्या, मेरे भाई तो मेरे पर ही निर्भर है। अगर ये ऐसे ही मेरे पर निर्भर रहेंगे तो मेरे जाने के बाद इनका क्या होगा? मैं इनकी शादी करवा देती हूँ। शादी हो जाएगी, पत्नी आएगी तो खुद ब खुद ही जिम्मेदार हो जाएंगे। जिसके बाद आनंदी अजय और विजय की मोहिनी और रिया नाम की दो बहनों से शादी करा देती है। शादी के बाद भी अजय और विजय को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास नहीं हो पाता। शादी के बाद अजय और विजय की पत्नियां भी छोटी छोटी चीजों के लिए अपनी नंद पर ही निर्भर हो जाती हैं और अपनी नंद की मेहनत से कमाई की गई कमाई को अपने ऐशो आराम पर खर्च करती हैं। दीदी, मुझे पार्लर जाना है, आप मुझे 10,000 रुपए दे दीजिए। हाँ दीदी, मुझे भी शॉपिंग के लिए जाना है, मुझे भी 10,000 रुपए चाहिए। क्या, इतने पैसे मैं तुम दोनों को कहाँ से ला कर दूंगी? अजय और विजय भी कुछ काम नहीं करते हैं, मुझे इस घर की और तुम सबकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। तो ये आपका फर्ज है कि आप अपने दोनों छोटे भाइयों और छोटी भाभियों को संभालो। आप हम पर कोई एहसान नहीं कर रही हो। और रही पैसों की बात, तो जो आप सिलाई कर करके डब्बे में पैसे जमा कर रही हो वो किस दिन काम आएंगे? वो पैसे मैंने इमरजेंसी के लिए रखे हैं, ताकि कल को अगर घर में कोई प्रॉब्लम हो तो हम उन पैसों का इस्तेमाल कर सकें। तो नंद जी, ये भी इमरजेंसी ही है।
इतना कहकर रिया आनंदी की सिलाई मशीन के ऊपर रखे हुए डिब्बे को उठाती है और उसमें से सारे पैसे निकाल लेती है। उन पैसों से जाकर रिया और मोहिनी ऐश करते हैं। अब ये रिया और मोहिनी का रोज का काम बन जाता है। आनंदी दिन रात मेहनत कर पैसे कमाती है और रिया और मोहिनी उन पैसों को अपने ऐशो आराम पर उड़ा देती है और आनंदी को एक फूटी कौड़ी भी ना देती, जिससे आनंदी को काफी परेशानी होती है। ऐसे ही देखते देखते समय बीतता है और एक दिन रिया और मोहिनी अपने माँ बाप से मिलने के लिए अपने मायके जाती हैं। माँ, ये क्या कर रही हो? भाभी के होते हुए आप झाड़ू पोछा कर रही हो, और पिताजी आप ये सफाई क्यों कर रहे हैं? भाभी कहाँ है? रिया बेटा, तुम दोनों की शादी के बाद बहू ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम कर ली और उसने हम दोनों को घर का नौकर बना कर रख दिया। वो तो हमें कई कई दिनों तक खाना भी नहीं देती। हमारी सारी मेहनत की कमाई वो अपने ऐशो आराम पर उड़ाती है। अपनी माँ की ऐसी बातें सुनकर रिया और मोहिनी को अपनी नंद के साथ करी हुई सारी हरकतें याद आ जाती हैं। रिया, हम भी तो आनंदी दीदी के साथ ऐसे ही करते हैं। उनकी मेहनत की गई सारी कमाई को अपने ऐशो आराम पर उड़ा देते हैं और उन्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं देते। हम पूरी तरीके से उन पर निर्भर हो गए हैं। हाँ मोहिनी, तुम ठीक कह रही हो। माँ और पिताजी की जैसी हालत हो रही है वैसी आनंदी दीदी की भी हालत है। हमने उनके साथ जो भी किया वो सब गलत था। हमें उनसे माफी मांगनी चाहिए। अपने माँ बाप के साथ हो रही चीजों को देखकर रिया और मोहिनी को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, जिसके बाद वो इस बारे में अपने पति से बात करती हैं। अपनी पत्नियों की बात सुनकर अजय और विजय को भी अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो चारों जाकर आनंदी से माफी मांगते हैं। दीदी, हमें माफ कर दो। आपने माँ और पिताजी के जाने के बाद हमें अपने बच्चों की तरह पाला पोसा, हमें पढ़ाया। आपने हमारे लिए अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, लेकिन हम हमेशा आप पर ही निर्भर है और आपके पैसों पर ऐश किया। हाँ दीदी, आपने हमारे लिए सब कुछ किया, लेकिन हम आप पर हमेशा निर्भर रहे। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। अब आपको और काम करने की जरूरत नहीं है। अब मैं और अजय मिलकर ही इस घर को संभालेंगे। दीदी, मैं और मोहिनी भी अजय विजय के साथ आप पर ही निर्भर हो गए थे। अब हम भी जॉब करेंगे और इस घर को संभालेंगे, और देखना हम आपकी जल्द से जल्द शादी भी कर देंगे। अपने छोटे भाइयों और छोटी भाभियों की ऐसी बात सुनकर आनंदी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो उनको माफ कर देती है। अब अजय विजय, रिया और मोहिनी चारों ही जॉब करते हैं और घर को संभालते हैं, और देखते ही देखते वो चारों आनंदी की एक अच्छे घर में शादी करा देते हैं। अब आनंदी और वो चारों खुशी खुशी अपने घर में रहते हैं। ओहो, ये साड़ी ज्यादा गंदी तो लग नहीं रही है और बदबू भी नहीं आ रही है। क्यों ना इसी को आज पहन लेती हूँ, वैसे भी कल ही निकाल कर पहनी थी मैंने। ऐसा कहकर प्रेमा वही साड़ी पहनकर रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है। वो ज्यादा साफ सुथरी नहीं रहती थी। सिंक भी आधे से ज्यादा गंदे बर्तन पड़े हुए थे, जहाँ कॉकरोच और मक्खी भिनक रही थी। वहीं दूसरी ओर गैस के पास खाना बना रही थी। स्लेब भी गंदी पड़ी थी। ओफो, कितना भी नहा लूं, रसोई में आकर गर्मी लगती ही है। उफ, ये पसीना। जैसे ही वो अपने माथे से पसीना पोंछकर छिड़कती है तो उसकी छींट सास कौशल्या पर आती है, जिससे उसका मुंह बन जाता है। हाय 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 हाय, नाच पीटी, ये बहू तूने क्या किया? तूने अभी पसीना पोंछा और इसी हाथ से तू खाना बना रही है। पागल हो गई है क्या बहू? हमें बीमार करेगी। जा जाकर हाथ धो, छोड़ इस आटे को। ओह माँ जी, हाथ साफ है मेरे। मैंने क्या किया है? पता नहीं आप सामने से क्यों आ गई। हाथ तो मैंने साड़ी से पोंछ लिया। ये देखिए ऐसे। हे भगवान, ये मुझे कैसी बहू पल्ले पड़ गई है। जब नई नई शादी होकर आई थी तो इतने अच्छे से काम करती थी तू, और अब धीरे धीरे इतनी आलसी हो गई है, इतनी कामचोर हो गई है। और लापरवाही की तो बात ही क्या करूं। इतनी गंदगी में कौन रहता है? क्या तू थोड़ी सी भी साफ सफाई नहीं रख सकती? देख, बर्तन पर कितनी मक्खियां भिनक रही हैं। जहाँ खाना बना रही हैं वो स्लेब भी गंदी है। रसोई में झाड़ू पोछा मुझे नजर नहीं आ रहा। ऐसी गंदी जगह में लक्ष्मी माता वास नहीं करती, जानती है ना? क्या हो गया है तुझको? कुछ नहीं हुआ माँ जी, पता नहीं आप मुझे इतना लेक्चर क्यों दे रही हो। हाथ गंदे है ना, रुको अभी धो लेती हूँ। प्रेमा ऐसा बोलकर हाथ धोकर फिर रोटी बनाती है। अब आप खुश है ना माँ जी? जाइए इंतजार कीजिए, मैं खाना बनाती हूँ। इतने में भी हितेश भी आ जाएंगे। ये कहकर कौशल्या टीवी देखने लगती है। दरअसल बात ये है, आजकल कौशल्या अपनी बहू प्रेमा से बहुत नाखुश रहती है, क्योंकि वह बिल्कुल भी सफाई नहीं करती थी। लापरवाही इतनी थी कि जल्दबाजी में झाड़ू लगाती थी, कूड़ा वहीं रह जाता था। उसके कमरे में सामान सारा फैला हुआ रहता था। अभी तो और रुकिए, सबसे बड़ी बात तो वो खुद भी सफाई से नहीं रहती थी। आखिर प्रेमा यूं ही गंदगी फैलाती रहेगी या अपने जीवन में स्वच्छ अभियान को भी अपनाएगी? ये जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। शाम को उसका पति हितेश आता है। प्रेमा, प्रेमा कहाँ हो? जरा पानी लेकर आओ, बहुत प्यास लग रही है मुझे, रास्ते से ही। आ रही हूँ। ये लीजिए आपका पानी। जैसे ही हितेश पानी पीता है उससे पहले ही उसे ग्लास में कुछ मोटा मोटा कूड़ा दिख जाता है। प्रेमा, ये क्या है? पानी मांगा है और तुम मुझे गंदा पानी पिलाकर बीमार करोगी क्या?
अगर तुम मुझे बीमार कर दोगी तो मैं कमाऊंगा कैसे? मैंने आज पहली बार नहीं देखा, एक दो बार से देख रहा हूँ। जो भी बर्तन लाती हो, किसी में साबुन लगा होता है तो कभी तुम्हारे बर्तनों पर कॉकरोच होते हैं। थोड़ा सफाई से काम कर लोगी तो बेहतर होगा। आप क्यों फालतू का लेक्चर दे रहे हो मुझे? सीधा सीधा बोल दो, ग्लास चेंज कर दो। ला रही हूँ पानी। मुंह फुलाकर प्रेमा दूसरा पानी का ग्लास लाकर हितेश को देती है, जिसे पीने के बाद सब बैठकर खाना खाते हैं। अरे बहू, ये कटहल की सब्जी खत्म हो गई है, जरा और दियो। अभी देती हूँ माँ जी। ये बोलकर वो सब्जी का कटोरा कौशल्या की थाली के आगे करती है तो उसके ऊपर कॉकरोच दिख जाता है। ये देखकर कौशल्या और हितेश का सर घूम जाता है और वो खांसने लगते हैं। हे भगवान, प्रेमा इतनी देर से तुम हमें ये सब्जी खिला रही थी, इसमें तो कॉकरोच है। बहू तू पागल है क्या? ये क्या कर रही है? ची, चीपे वाला खाना खिला दिया। हाय हाय हाय, मेरा तो ये देख कर ही जी घबरा रहा है, खाने पर से मन उतर गया। मेरी भी माँ, इससे तो अच्छा मैं दूध पीकर ही सो जाऊं। तू क्या चाहती है, हम दोनों को बीमार करके ही माने की क्या? अरे तुझे कितना कहते हैं साफ सफाई से खाना बना, तुझे शर्म नहीं आती? बिल्कुल भी। हमारे सामने कॉकरोच वाली सब्जी हमें ही परोस रही है। अरे माँ जी, हितेश, आप दोनों बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। अरे छोटा सा कॉकरोच ही तो है, ये देखो, इसको मैंने निकाल दिया ऐसे। अब आप खा लीजिए। ऊपर ही तो था कॉकरोच, नीचे की सब्जी तो अच्छी है ना। हाय 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 नासपीटी, अरे कचरे वाली जगह पर पैदा हुई थी क्या जो इतना कचरा पसंद है तुझे? हितेश, मैं इसके मुंह नहीं लग सकती हूँ, तू इसे बैठाकर समझा। मैं जा रही हूँ सोने। ये बोलकर सास कौशल्या और हितेश सोने चले जाते हैं। प्रेमा वहीं बैठकर उसी सब्जी को चावल के साथ खा जाती है। अगले दिन उनके घर पर दो पड़ोसन राधा और माधवी आते हैं। अरे क्या बात है, आज तुम दोनों यहाँ कैसे आई? बस आ गए तुझसे बात करने। वैसे तो तुम दोनों सामने ही रहती हो, पर चलो इतने दिन बाद आई हो तो तुम्हारे लिए कुछ अच्छे से पकौड़े वगैरह बनवा देती हूँ। अरे प्रेमा बहू, जरा पकौड़े शकौड़े बना ले। हाँ, ध्यान से बनाना, अच्छे से। जी माँ जी। एक मिनट प्रेमा बहू, ये साड़ी तो तूने कल ही पहनी थी, आज भी पहन ली? नहाई नहीं है क्या? अरे नहीं नहीं, मैं तो नहा चुकी हूँ, पर मैंने ये साड़ी वापस पहन ली, मुझे इतनी गंदी नहीं लगी थी ना। अब बार बार कौन कपड़े धोए इस 6 मीटर की थान को? बहू, ऐसे गर्मी में कंजूसी मत किया कर, बीमार पड़ जाते हैं गंदे कपड़े पहनने से। ओके ठीक है, मैं आती हूँ आंटी जी। फिर प्रेमा रसोई में जाकर पकौड़े बनाती कि उसके सर में खुजली होने लगती है। नहाती भले ही थी, लेकिन बालों को तो वो 10-15 दिन में धोती थी, जिससे उसके सर में जुएं पड़ जाते हैं और वो जोर जोर से खुजा रही होती है और पकौड़े भी बनाई जा रही थी। हाँ, सिर में बहुत खुजली मच रही है, लगता है सिर के जुएं बहुत उछल कूद कर रहे हैं। खैर, पकौड़े ठंडे हो जाएंगे, पहले उन दोनों को पकौड़े बनाकर खिला देती हूँ। अपने सिर खुजाए हाथों से वो दोनों की प्लेट में पकौड़े रखती है और चटनी भी, और अपने हाथ से जाकर दे देती है। दोनों जैसे ही पकौड़े उठाती हैं तो उन्हें जुआ चलता हुआ नजर आता है। हे भगवान, ये प्लेट में जुआ कैसे आ गया? राधा की ये बात सुनकर माधवी और कौशल्या भी प्रेमा की ओर देखते हैं और वो उस वक्त भी अपने सर को खुजा रही थी। लो, हो गया सत्यानाश और मेरी बेइज्जती। ये बहू कितने गंदे तरीके से रहती कि पड़ोसनों को ऐसा खाना परोस दिया। राधा, तेरे साथ साथ मेरी भी भूख मिट गई है, हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना मुझे उल्टी आ जाएगी। हाँ चल चल चल, जल्दी चल यहाँ से। अरे अरे, क्या हुआ? आप दोनों उठकर क्यों जा रहे? मैंने इतने मन से पकौड़े बनाए हैं। हमारा पेट भर गया, अब हम चलते हैं, ठीक है, बाय। दोनों पड़ोसन का पकौड़े की प्लेट देखकर खाने से जी उठ जाता है और वो बहाना बनाकर चली जाती है। कौशल्या ने इस बात को भांप लिया था, जिस बात के लिए वो प्रेमा को बहुत सुनाती है, लेकिन प्रेमा बाज आने वालों में से कहाँ थी। एक बार हितेश पानी पीने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलता है तो फ्रिज में भी गंदगी थी। इस बात के लिए भी वह प्रेमा को टोकता है। प्रेमा उसकी एक नहीं सुनती, इसीलिए वह कुछ दिन के लिए घर छोड़कर चला जाता है। एक हफ्ते बाद वो वापस आता है तो उसे प्रेमा में कोई बदलाव नहीं दिखता। प्रेमा की हरकतें देखकर अब कौशल्या रसोई का काम कभी कभार खुद संभालती थी, पर उसकी गंदगी करने की आदत जाती नहीं है, जिस वजह से एक दिन कौशल्या और हितेश की तबीयत बहुत खराब होती है। आधी रात में पेट दर्द होने के कारण उनकी ऐसी स्थिति में देखकर प्रेमा फौरन हॉस्पिटल ले जाती है, जहां डॉक्टर उनका चेकअप करने के बाद कहता है, लगता है आपने बहुत ज्यादा लापरवाही बरत ली है। गंदगी की वजह से आपकी माताजी और पति को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिस वजह से उनके शरीर में पानी की कमी हो गई है और कमजोरी भी। फिलहाल मैंने ये मेडिसिन दे दी हैं, आप इनका खास ख्याल रखिएगा और सफाई तो जरूरी है। डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए, मैं उनका खास ख्याल रखूंगी। क्या मैं उन दोनों से मिल सकती हूँ? जी बिल्कुल। हितेश और अपनी सास को इतने नाजुक हालत में देखकर उसे अपनी गलती का पछतावा होता है। माँ जी, हितेश, आप दोनों का ऐसी हालत में देखकर ना बहुत बुरा लग रहा है मुझे।
अब मैं कभी भी गंदगी नहीं करूंगी। मैं बहुत अच्छे से साफ सफाई करूंगी और खुद भी स्वच्छ तरीके से रहूंगी। काश बहू तू ये बात पहले समझ जाती तो मैं और मेरा बेटा आधी रात को हॉस्पिटल में ना होते। मैंने तुझे बहुत समझाया था कि सफाई रख, लेकिन तू नहीं सुनी। हाँ प्रेमा, तुम्हारी गंदगी में रहने का नतीजा हम दोनों ने भुगता है। पक्का वादा, आज के बाद मैं कभी भी गंदगी नहीं रखूंगी घर में। उस दिन के बाद से प्रेमा को सफाई का महत्व समझ में आ जाता है, जिसके बाद वह अपने घर में बहुत साफ तरीके से रहती है, साथ ही लापरवाही करना छोड़ देती है।